Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the design of doubly reinforced beam. इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ा और उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप और किस तरीके से उसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग दिखाई जाती है वो हमने देखी थी। और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझ लेते हैं कि डबली रेनफोर्स बीम मतलब यहाँ पे होगा क्या। तो डबली रेनफोर्स बीम का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे हम सिंगली से डबली की कैटेगरी में पहुंचते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए कि हमसे कोई एक बीम डिजाइन करवाने के लिए बोलता है। एज अ सिविल इंजीनियर हमारे पास कोई कस्टमर आता है और हमसे बीम डिजाइन करने के लिए बोलता है और वो हमें बताता है कि जो बीम है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिजाइन होना है और उसके ऊपर मान लीजिए कि जो आने वाला है लोड आने वाला है वो मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि 100 किलो न्यूटन का लोड किलो न्यूटन पर मीटर का लोड उसमें आने वाला है, टोटल लोड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से जब बीम को हमने डिजाइन किया तो हमें पता चला कि जो विड्थ ऑफ बीम हमें रखनी पड़ेगी वो हमें 300 mm रखनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, नंबर्स में मत जाइएगा। विड्थ जो है वो 300 mm रखनी पड़ेगी, जस्ट हमने डिजाइन किया इस पर्टिकुलर लोड के लिए। और हमें जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम रखनी पड़ेगी वो 600 mm रखनी पड़ेगी, 600 mm रखनी पड़ेगी। और जो एरिया ऑफ स्टील देना पड़ेगा एएसटी टेंशन में वो हमें 4 बार्स देनी पड़ेगी 20 mm की। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चीज ले रहा हूं डाया। वापस से रिवाइज कर रहा हूं, मेरे पास एक कस्टमर आता है, मुझसे बोलता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमें बीम डिजाइन करना है। जस्ट एग्जांपल हमें बोलता है कि वहां पे जो लोड आने वाला है वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर का आने वाला है। बेसिकली ये जो लोड लिए जाते हैं या देखे जाते हैं वो 875 से देखे जाते हैं। आईएस कोड 875 पार्ट 1 में जो है पूरा डेड लोड की कंडीशन दी है। 875 के पार्ट 2 में जाएंगे तो वहाँ पे लाइव लोड दिया है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या होता है, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए क्या होता है। तो बेसिकली लोडिंग जो हम लोग लेते हैं सॉफ्टवेयर से, जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो हम वहाँ से लेते हैं। लेकिन जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि लोड मुझे 100 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है और मुझसे बोला गया इसके लिए एक बीम बनाइए। तो मैंने बीम बनाया, मैंने सिंगली रेनफोर्स बीम बनाया। तो विड्थ हो गई 300 mm, डाप्थ मुझे लगी 600 mm की और एरिया ऑफ स्टील में हम 4 बार 20 mm की दे रहे हैं। तो अगर हम इतना डेटा उसमें देते हैं तो आराम से वो इतने लोड को बियर कर ले। तो ऐसे में जो बीम बनेगा वो कौन सा बीम बनेगा, तो अगर इस डेटा के मैं साथ चलता हूं तो जो बीम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सिंगली रेनफोर्स बीम बन रहा है। सिंगली रेनफोर्स बीम बन रहा है। बट अब कंडीशन क्या होती है, अब सडनली वो वापस से आता है और वो मुझसे बोलता है कि नहीं अब लोड जो है वो इतना नहीं आ रहा है, इसमें +50 और कर दीजिए आप। मतलब अब लोड कितना आ रहा है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर का है। लोड कितना आ रहा है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इस हिसाब से अगर मैं 150 के हिसाब से जाऊं तो अब मेरी विड्थ भी बढ़ेगी, मेरी डेप्थ भी बढ़ेगी और मेरा स्टील भी बढ़ेगा। लेकिन अब वो साथ में ये भी बोल रहा है कि लोड 150 का आएगा, लेकिन आपकी जो डेप्थ ऑफ बीम है और विड्थ ऑफ बीम है, मीन साइज ऑफ बीम है, ये क्या कर दिया उसने, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। उसने बोला इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको मत बढ़ाइए इससे ज्यादा। क्योंकि अगर आप डेप्थ ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बीम की डेप्थ नीचे बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो नीचे तक आएगी, तो इसका मतलब मेरा हेडरेस्ट कम हो जाएगा। जैसे अभी जो मेरी क्लियरेंस दिख रही है ना बीम के बीच में और मेरे सर के बीच में, वो नीचे तक आएगा तो फिर मेरा सर उसमें टकरा सकता है। तो वो ये बोल रहा है कि नहीं डायमेंशन बिल्कुल इतने रहने दीजिए बट लोड बढ़ा दीजिए। तो फिर कैसे काम चलेगा, तो इस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि अब लोड हमारे पास आ रहा है 150, बीम की विड्थ हमें उतनी ही रखनी है जितनी हम 100 किलो न्यूटन के लिए रख रहे थे, डेप्थ भी हमें उतनी ही रखनी है जितनी हम 100 किलो न्यूटन लोड के लिए रख रहे थे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि अब मेरी कंक्रीट तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन मुझे जो मैं बीम बनाऊंगा, ये बीम बनाऊंगा, इसकी विड्थ मैं रख रहा हूं कितनी, 300। ओवरऑल डेप्थ कितनी रख रहा हूं, 600। लोड बढ़ चुका है तो इसका डायमेंशन बढ़ने चाहिए बट डायमेंशन नहीं बढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सेस पास होती है, ऊपर क्या होता है कंप्रेशन, नीचे क्या होता है टेंशन। अब मैंने बोला कि भाई टेंशन में स्टील कितनी लग रही थी, 4 बार लग रही थी। कितनी रॉड लग रही थी, 4 रॉड लग रही थी। लेकिन कितने लोड के लिए लग रही थी, 100 के लिए। अब जब लोड 150 होगा तो ये 4 से कितनी हो जाएंगी, हो सकता है 6 हो जाए, 4 में और क्या हो जाए, +2 और हो जाए, 6 बार्स हो जाए। तो नीचे का टेंशन तो बियर हो जाएगा, लेकिन ऊपर कंप्रेशन को बियर करने के लिए कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा। बट मैं कंक्रीट नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसने डायमेंशन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला 100 तो इस पर जो कंक्रीट लगी है 100 का लोड तो इस कंक्रीट से बियर हो जाएगा, लेकिन 50 किलो न्यूटन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 स्टील की रॉड लगा दूंगा। इस स्टील को क्या बोलता हूं, ASC, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। अब क्या होगा कि जो लोड आएगा उसमें से 100 का लोड
तो इस ऊपर कंप्रेशन में कंक्रीट से बियर होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 50 का लोड आ रहा है वो उसके लिए मैंने कंक्रीट को नहीं बढ़ाया, उसके लिए मैंने यहाँ पे एएससी लगा दिया। तो 50 का लोड जो होगा वो इस एएससी से बियर होगा, क्योंकि स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कंप्रेशन को भी अच्छे से बियर कर लेता है और टेंशन को भी अच्छे से बियर कर लेता है। तो यहां पे जो मैं स्टील लगा रहा हूं वो टेंशन को बियर करने के लिए नहीं लगा रहा हूं, कंप्रेशन को बियर करने के लिए लगा रहा हूं। तो 50 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे ये स्टील बियर करेगा, 100 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे ये कंक्रीट बियर करेगा। तो टोटल कंप्रेशन जो बियर होगा वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर का बियर हो जाएगा। और नीचे जो टेंशन आएगा पूरा का पूरा स्टील बियर करेगा, क्योंकि वहां पे पहले मैंने 4 बार लगाई थी, अब मैंने 2 और बढ़ा दी। 4 बार 100 को बियर करेगी और 2 50 को बियर कर लेगी, तो 6 बार पूरी लगा रहा हूं। तो पूरा का पूरा टेंशन कौन बियर करेगा? स्टील बियर करेगा। तो जो ऐसा बीम बन के तैयार होता है जिसमें ऊपर कंप्रेशन में कंक्रीट प्लस स्टील दोनों मिलके लोड को बियर करते हैं, कंप्रेशन को बियर करते हैं, इस टाइप के बीम को क्या बोलते हैं? डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। इस टाइप के बीम को डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम की कंडीशन कब होती है? कि जब आपके डायमेंशन को आपका आर्किटेक्ट रिस्ट्रिक्टेड कर दे कि डायमेंशन आपको इतनी ही देनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा देते हैं तो बीम की जो डायमेंशन है वो ज्यादा आएगी, तो डेप्थ ज्यादा आएगी, हाइड्रेस्ट आपका कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम बनाना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ रहा है तो हम सिंगली नहीं बना सकते, हम सिंगली बना सकते हैं, बट फिर वो डायमेंशन आपके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपको डायमेंशन नहीं बढ़ाना और लोड आपको बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या बनाइए? डबली, क्योंकि जो स्टील लगता है, स्टील का एरिया बहुत मिनिमम होता है, उससे डायमेंशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, राइट। तो इस टाइप की कंडीशन में जो बीम बना वो डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं, जिसमें आपका ऊपर भी स्टील है और नीचे भी आपका स्टील है। क्लियर है? तो इस टाइप के बीम को हम डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलेंगे। अब इस डबली रेनफोर्स्ड बीम की जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये मैंने जो कंप्रेशन स्टील लगाया है, इस कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जिनको हम एफएससी के नाम पे देखते हैं। जब मैंने यूनिट फर्स्ट पढ़ाया था तब मैंने पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बताया था डबली रेनफोर्स्ड बीम के ऊपर, और एनालिसिस करना भी सिखाया था। वहां पे मैंने एफएससी की बात की हुई। अगर डिटेल में एफएससी को समझना चाहते हैं तो आप यूनिट फर्स्ट के वीडियोस देखिएगा। तो जो स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील होती हैं उसको एफएससी हम बोलते हैं। एफएससी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एफएससी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से जो 2 मेन तरीके हैं वो आपको मोस्टली बुकों में देखे को। तो एक एफएससी को निकालने का तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, एप्सिलॉन एससी की वैल्यू निकाल लीजिए, एप्सिलॉन एससी। और ये आईएस कोड में पेज नंबर 96 पे आप जब जाएंगे तो वहां एप्सिलॉन एससी का एक फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूले को यूज करके पहले आप स्ट्रेन निकाल लेते हैं कंप्रेशन स्टील में, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, और उस स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपकी जो वैल्यू वेरी होती है वो 288.7 से 360.9 तक एफएससी की वैल्यू वेरी होती है 415 स्टील के लिए। और वहीं अगर मैं 500 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करूं तो यही जो स्ट्रेन आपकी निकलती है उस स्ट्रेन में 347.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ये वैल्यू वेरी होती है 434.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बेसिस पे। तो एक तरीका एफएससी को निकालने का है जिसमें हम ईएससी को यूज करते हैं, एप्सिलॉन एससी को यूज करते हैं, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम एफएससी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए टेबल लगती है, वो टेबल दिक्कत यह है कि आपके आईएएस कोड में नहीं दी है और टेबल की वैल्यूज को आप याद नहीं कर सकते। एसपी 16 में दी है जो हैंडबुक है, लेकिन हैंडबुक हम एग्जाम में ले जा नहीं सकते। तो एक तरीका तो यह है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, ईएससी के रिस्पेक्ट में एफएससी की एक टेबल छोटी सी एग्जाम में दे दी जाती है, उससे आप वैल्यू निकाल लीजिए जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट में बताई। और एक और दूसरा तरीका होता है, ये छोटा तरीका, जिसमें अगर आपको सिग्मा एससी की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एससी मतलब एफएससी के नाम से जानते हैं, एफएससी की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील निकालनी है, तो ये हम डी डैश बाई डी के रेशियो के रिस्पेक्ट में भी निकालते हैं। और डी डैश बाई डी का रेशियो आईएस कोड क्या बोलता है? आईएस कोड 4562,000 जो है वो ये बोलता है कि डी डैश बाई डी का रेशियो जो वेरी करता है वो 0.05 टू 0.20 वेरी करता है। तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन दी है। आपकी एफई 250 के लिए अलग वैल्यू दी है, जिसमें 250 में थ्रू आउटली एक ही वैल्यू चलती है 217। 415 के लिए अलग वैल्यू दी है, तो 415 में वैरी करती है 355 से लेके 329 के बीच में।
और 500 के लिए अलग वैल्यू दी है जो कि 424 से लेकर 370 के बीच में वैरी करती है। तो ये जो टेबल है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, उस टेबल की वैल्यू को याद रखना ज्यादा आसान है। तो या तो आप इस टेबल से निकाल लीजिएगा या तो आप उस टेबल से निकाल लीजिएगा। मीन्स या तो आप एप्सिलॉन एससी का यूज करके निकालिए। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एप्सिलॉन एससी की वैल्यू करके एक छोटी सी टेबल दे दी जाती है, जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट में बताई थी। तो उसको यूज करके एससी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, एफएससी की वैल्यू, या दूसरी डी डैश बाई डी के रिस्पेक्ट में होती है। तो हम यहाँ पे जब डिजाइनिंग करेंगे तो इसको यूज करके मैंने निकालना सिखा दिया था। अब मैं बात करूंगा डी डैश बाई डी के रेशियो के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट एक फिक्स वैल्यू बता दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। डी डैश बाई डी का एक फिक्स रेशियो बता दूंगा, मोस्टली चांसेस है कि उससे आपका काम जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम की, और स्टेप बाय स्टेप कैसे डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से उसमें कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से उसकी समरी डिटेल बनाई जाती है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।